हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 75 प्लस टॉप एमसीक्यूज बेस्ड ऑन AFM theoretical aspects. Okay, so as you know we have like examination हम लोग का बहुत क्लोज है. मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आपके लिए ऐसे 75 क्वेश्चंस आपको दूं जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे आपका बेस है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी सीरीज आपका मॉड्यूल वाइज सीरीज आपको किया है. ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल वाइज थ्योरी वाइज किस टाइप के क्वेश्चंस या जो केसेस आपके रहते हैं थ्योरी के ऊपर वो कैसे टेस्ट किए जा सकते हैं, उन सबको आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, and believe me guys, this session is definitely going to help you in your upcoming examination. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको या इन्हीं के जैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस के अंदर आपको फेस करने के लिए मिलेंगे. सेशन को एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई भी सजेशन हो वो कमेंट्स के अंदर लिख के जरूर बताएं. कैसा लगा सेशन ये भी जरूर आपका बताइएगा. ठीक है, so without any further delay we will start this particular session with very first question. For PDF you can join our telegram channel, telegram group, whatsapp group, so जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए. Okay, so first question on your screen guys. So let's have a quick look and try to answer this particular question. सभी लोग ट्राई करें कमेंट्स के अंदर अपने आंसर्स, जैसे क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होता है पॉज करके कमेंट्स में अपने आंसर जरूर लिखें और कैसा रहा देन उसके एक्सप्लेनेशन सही गलत का चिंता करे हुए बिना आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट an example of debit voucher? So vouchers, we have two type of vouchers, debit and credit. Credit vouchers, basically these are inflows for the bank, and debit vouchers, these are outflows for the bank. तो जब पैसा आता है, जैसे किसी ने FD खुलाया, ठीक है, FD एप्लीकेशन इज क्रेडिट वाउचर. और अगर किसी ने विड्रॉल का आपका रिक्वेस्ट डाला, ठीक है, सो अपने अकाउंट में से एटीएम के थ्रू विड्रॉ हो रहा है या कोई और चीज हो रहा है, तो वो आपका डेबिट वाउचर. ओके, सो नाउ इनमें से कौन सा डेबिट वाउचर नहीं है? सो पहला ऑप्शन, चालान फॉर डिपॉजिट इनटू अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सो इट्स अ क्रेडिट वाउचर. ये आपका क्रेडिट वाउचर है. अभी तक आपका ऑप्शन ए सही है. टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट presented for payments, renewal or premature closure, so it is a debit voucher. Okay, letter of authority signed by customers containing standing instructions. Okay, जैसे ऑटो डेबिट से अदर्स होते हैं. ठीक है, सो अगेन यहाँ पे आपका अकाउंट क्या होगा, कस्टमर अकाउंट विल डेबिटेड. ऑल ऑफ द अबव. सो क्या होगा करेक्ट आंसर? सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस वन? ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए जो कि एक क्रेडिट वाउचर है, बाकी के बी एंड सी दीज आर डेबिट वाउचर्स. ओके, सो आई होप यू गेट दिस पर्टिकुलर वन. सो डेबिट वाउचर जहां पे बेसिकली बैंक से आपका आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, जहां पैसा बाहर जा रहा है, कस्टमर्स विड्रॉ कर रहे हैं. और क्रेडिट वाउचर जहां पे पैसा आ रहा है, ठीक है, सो जहां पे कस्टमर्स के द्वारा डिपॉजिट्स किए जा रहे हैं. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस. The break even point. So break even point is a point where we can say it's a no profit no loss situation. Suppose that the break even point for this particular market is 100 rupees. तो अगर हम इसको 100 रुपीज पे बेचते हैं तो ना ही हमें प्रॉफिट होगा ना ही नुकसान होगा. अगर हम इसे 101 पे बेचते हैं, so we'll get a profit of 1 rupees. Okay, so represent the level of sales which accompany total revenue equal to its total cost, resulting in zero profit or loss. At this point, the company cover all its fixed and variable cost, and there is no net income or losses incurred. Okay, so now if the selling price of the product increase, what happen to the break even point if variable cost remains same? Okay, अब देखो यहाँ पे कि अब उन्होंने क्या किया, पहली केस में हमने वेरिएबल कॉस्ट को अपना ब्रेक इवन पॉइंट को समझा. सेकंड सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग सेलिंग प्राइस को बढ़ा रहे हैं बट वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट आपका नहीं है, ठीक है, तो पहले 100 रुपीज था, अब 110 रुपीज हमने इसका प्राइस कर दिया. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल बी, इट्स अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर द कंपनी. ये हमारे लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है. ठीक है, सो हम लोग सेलिंग प्राइस को बढ़ा रहे हैं. सो the break even point will increase or decrease. So what will be your correct answer? The break even point will decrease. So option A, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. सो द ब्रेक इवन पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर केस विल
डिक्रीज, ओके, सो जिससे हमारा प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आया सबको। तो ये चीजें आपको बेसिक बेसिक कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें जिनको आज के इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई बार आपको 1 मार्क्स में देंगे, केस आपको देंगे, केस के बेसिस पे आपको एनालाइज करने के लिए दिया जाएगा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, ठीक है, सो वो सारी चीजें भी जिनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपको एक सिचुएशन दिया है, रियल लाइफ सिचुएशन, उसके बेसिस पे क्या आपका डिसीजन होगा, वो सारी चीजें। सो एबीसी कॉर्पोरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज लुकिंग टू एक्वायर न्यू मशीनरी टू enhance its production capacity. The company has two options, either to lease a machine or to buy it, okay. After careful consideration, ABC Corporation decided to enter into a lease agreement with XYZ लीजिंग कंपनी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग खरीदेंगे नहीं, ये आपका उसको किस पे लेंगे, लीज पे लेंगे, ओके, फ्रॉम XYZ लीजिंग कंपनी। एज पार्ट ऑफ द लीज एग्रीमेंट, एबीसी कॉर्पोरेशन पेज a fixed monthly amount to XYZ leasing company for the uses of the machinery. The lease term is for 3 years. At the end of the lease term, ABC Corporation has to return the machinery to XYZ company. Now question is, based on the information provided, what type of lease does ABC Corporation have with XYZ? अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कौन से टाइप का लीज है। तो मेजर दो आपका, एक होता है ऑपरेटिंग लीज, दूसरा होता है फाइनेंसिंग लीज, ठीक है। सो इन केस ऑफ फाइनेंसिंग लीज, लेसी दे डू हैव दैट राइट कि वो उसको खरीद सकते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, खरीदा नहीं जा रहा है, उसको वापस किया जा रहा है। सो इट्स अ केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। ये क्या होगा करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। सो ये आपका ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज आर मोस्ट ऑफ टाइम शॉर्ट टर्म इन नेचर, ठीक है। तो जैसे इनको मशीन का जरूरत है कुछ समय के लिए, इसलिए इन्होंने इस चीज को आपका ले लिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं दीज आर कैंसिलेबल इन नेचर, और जो फाइनेंसिंग लीज होते हैं वो नॉन कैंसिलेबल भी आपके होते हैं, ठीक है। So these are some features. I'll share this particular PDF in PDF of this particular session in Telegram group, WhatsApp group, Telegram channel. So you can join those particular ones. So description या comment box में आपको ये सारे मिल जाएंगे. Let's move to the next question, guys. Consider the following statement about current ratio. So current ratio के ऊपर आपका ये question पूछा गया है. So current ratio क्या होता है आपका? Current asset divided by current liabilities. To know the short-term liquidity of that particular firm or how that company will meet with the short-term debt requirements, we use current ratio, ठीक है। So current asset divided by current liabilities, it is also known as quick ratio. No, quick ratio हम लोग किसको बोलते हैं, आपका asset test ratio का आपका, ठीक है। So asset test ratio is generally known as quick ratio, ठीक है, not this one. A current ratio of 4 is considered satisfactory? No. So a current ratio of 1.2 to 2, so it is considered good, okay. तो यहां तक ये आपका सही रहता है। Poor current ratio indicate of a fact that a company is trading beyond its resources. So option 3 is basically fine, okay. So choose the correct options. तो क्या होगा आपका option 3? So that means option C is the correct answer for this one. अब देखो रेशियो एनालिसिस के ऊपर हमने बहुत सारे सेशंस किए, केसेस मैंने आपको कराए। अब कई बार वो आपको इस तरीके के जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स उनके हैं, ठीक है, खासकर ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बहुत बार आपको टेस्ट किया जाता है, ऐसे जो अदर रेशियोज हैं उनके लेवल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। सो उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। सो फर्स्ट वन इज, इट इज कॉल्ड एसिड टेस्ट, so 1.2 to 2, and third one is correct, okay. चलो next one, Bankers is comprehensive banking software. ये तो आप लोग भी यूज करते होंगे. So it is developed by or powered by TCS, okay. It is a core banking solutions are designed to cater to the need of banks and financial institutions, providing a wide range of facilities for various banking operations, okay. Bankers is written in which of the following programming language? तो यहाँ पे बेसिकली जो कंप्यूटराइज वाला है उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये जो बैंकर्स आपका सॉफ्टवेयर बनाया गया टीसीएस के द्वारा, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है? सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? जावा विल बी करेक्ट आंसर। आज के सेशन का एक और बेनिफिट,
अगर आपको अभी तक कोई चीज नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन चीजों को ध्यान रखिए, ठीक है। दीज थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ओके। चलो, इसीलिए थ्योरी के ऊपर जैसे हमने अभी तक केसेस मिक्स या अदर्स किए थे, तो मैंने सोचा कि हाँ, अब ये टाइम है कि जब तो बहुत ही कम टाइम हम लोगों के पास बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल भी, जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे आपके एग्जामिनेशंस के अंदर 80% थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहने वाले, तो उस एरिया को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए उसके ऊपर डेडिकेटेड सेशंस आपके लिए लाई जा रहे हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर डील्ड विद बजट मैनुअल्स। सो बजट मैनुअल्स से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, सो जहां पे पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस के बजट, मतलब जो भी, जैसे वो प्रोडक्शन बजट हो या अदर्स, उन सब के बारे में डिटेल्स। सो डेट, आपका डेट बाय विच preliminary forecast and or plans are to be submitted. So आपका correct है, this is part of budget manual. Categorization of expenses into fixed and variable cost, this is also correct. Important factors to be considered for each forecast or plan, this is also correct. So what will be your correct answer? Option D will be right answer for this one, ठीक है। ये all of the above वाले जो questions है ना, if you are like, जैसे अगर आप चार में से या तीन में से दो स्टेटमेंट जहां पे आप फॉर श्योर है कि करेक्ट है, तो अगर आप तीसरा स्टेटमेंट आपको डाउटफुल भी लगता है ना, सो गो फॉर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, अगर कभी ऐसा आप फंसते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इन अकाउंटिंग अमलगमेशन refers to the process of combining two or more companies into a single entity. So amalgamations, जैसे हमने mergers, amalgamations, ऐसे बहुत सारे concepts जो आपके होते हैं, ठीक है। तो amalgamation basically क्या होता है, जैसे दो कंपनीज मर्ज होकर अपना एक तीसरा एंटिटी बना लेते हैं, जैसे VI, वोडाफोन एंड आइडिया, ओके, इनके द्वारा आपका मर्ज करके बनाया गया। So it is a type of corporate restructuring in which the assets, liabilities and operations of multiple companies are merged to form a new company. Basically, the main purpose of amalgamation is consolidate resources, increase operational efficiency and create synergies among the merging entity. तो ये तो कहानी पूरा हो गया किसका, आपका amalgamation का। Now question is, which of the following accounting standard deal with the accounting of amalgamation of companies? तो अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी पढ़ते ना, तो भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 which generally deal with the amalgamation of companies, okay. Next question guys, ABC company is a manufacturing firm that has been in business for several years. The company recently acquired a new machine for production process. The machine was purchased for rupees 1 lakh and it is expected to have a useful life of 10 years. The company used straight line method of depreciation to allocate the cost of the machine over the useful life. So the company accountant recorded the purchase of machine in the accounting books. So what accounting principle is evident in the above case study? Okay, देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, डेप्रिशिएशन के ऊपर आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें से मिनिमम 2 आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन को वो आपको बोल सकते हैं कि व्हाट विल बी द डेप्रिशिएशन अमाउंट चार्ज फॉर द फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, और व्हाट विल बी द बुक वैल्यू आफ्टर सेकंड ईयर, इस तरीके से, ठीक है, बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड पहला। दूसरा सेम केस बाय यूजिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड या कोई और मेथड, ठीक है, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन टेस्ट किए जा सकते हैं, करेक्ट। तो अगर हम लोग इसको जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड से आप इसमें डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो आपको डेप्रिशिएशन कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू दिया नहीं गया है, सो कॉस्ट इज 10 लाख डिवाइड बाय 10 इयर्स यूजफुल ईयर्स, ओके। अगर डेप्रिशिएशन रेट नहीं है, सो 1 लाख विल बी डेप्रिशिएशन चार्ज बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। और फॉर अगर आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड का पहली ईयर का भी बोलते हैं, सो इट विल बी सेम 1 लाख। In case of written down value method, second year depreciation will be 10 lakh minus, sorry, 1 lakh minus 1 lakh है ना, हाँ, 1 lakh minus, so it will become 10,000, okay. So 1 lakh minus 10,000 is 90,000, 90,000 का 10% is your 9,000 rupees. तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन हो सकता है, बट उन्होंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि यहाँ पे ये जो एक्टिविटी इनके अकाउंटेंट के द्वारा की जा रही है, जो बुक वैल्यू, जो परचेज वैल्यू है, उसके ऊपर उसको मशीन को अपने उसमें शो किया जा रहा है, ठीक है,
मार्केट वैल्यू आपका उस पर कोई उसको दिखाया नहीं जा रहा है, ठीक है। सो दिस मेथड इज जनरली नोन एज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ओके। सो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। सो जैसे हमने बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपका जिनको गो थ्रू किया था, जिनको स्टडी किया था, तो ये मतलब पहली चीज इट कैन बी मेजर इनटू द मनी इन द फॉर्म ऑफ मनी, और दूसरा कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका जो बेसिकली कॉस्ट कॉन्सेप्ट अगर वो बोलता है कि मार्केट प्राइस अभी उस मशीन का इतना चल रहा है और जो अकाउंटेंट है उसने 1 लाख के हिसाब से किया है, सो दैट इज नोन एज कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ओके। चलो सो आगे बढ़ते हैं। So it can be measured into the money. That's why it is part of your accountancy. Okay. An accountant make certain entries as C in the cash book. What does that mean? So C किसको represent करता है? बहुत बारी question repeat हुआ है half marks के अंदर. It is contra entry. Okay. So what will be your correct answer? Option B will be correct answer for this one. Contra entry basically क्या होता है ना, जैसे कैश बुक और अकाउंट्स के बीच में आपका सेम क्या, जैसे सपोज दैट किसी का सेविंग अकाउंट है और या करंट अकाउंट है, उसी का ओवरड्राफ्ट भी है, तो यहाँ पे जो एक अकाउंट्स मतलब एक ही पर्सन के 2 अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहा है, ऐसी जो एंट्रीज होती हैं दे आर जनरली पार्ट ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, दे आर जनरली कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, जिनका ड्यूल इफेक्ट दोनों साइड आपका इफेक्ट रहेगा, ठीक है, कैश बुक के अंदर। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इनको जो रिप्रेजेंट किया जाता है आपका, इनके लिए कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड सी, ठीक है। सो सी कैरेक्टर जिसके थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन गाइस, when check deposited or bill discounted are dishonored, what will be the impact? तो ये हमने BRS के केस में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर इसकी वजह से बहुत बार गैप आता है। कैसे? जैसे सपोज दैट कैश बुक which is prepared by the company and passbook which is prepared by the bank, ठीक है। So suppose that their balances last month BRS balance was 10,000, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। Now जैसे सपोज दैट दिस XYZ कंपनी दे इश्यूड अ चेक, इन्होंने एक या इनको एक दे रिसीव अ चेक, ठीक है, इनको एक चेक आपका मिला, ठीक है, जिसका कीमत था कितना 5,000 रुपीज, ठीक है। अब ये 5,000 रुपीज मिला, डेटेड आपका 1 अगस्त 2023 और सो मान लो 1 अगस्त का, हम लोग अगस्त के एंड में बना रहे हैं, ठीक है, और ये है आपका किसका, जुलाई का, ठीक है। सो ये जो हमने कैलकुलेशंस किया था ये आपका जुलाई का है, ठीक है। सो अब इनको चेक मिला तो कैशियर क्या करेगा, जो कैश बुक यहाँ पे हैंडल कर रहा है, सो ही सिंपली ऐड 5,000, ठीक है, यहाँ पे 5,000 ही ऐड कर देगा। बट जब ये क्लियरिंग के लिए गया ना, तो दिस ये क्या हुआ आपका, डिसऑन हो गया, ठीक है, ये बिल या जो चेक था आपका डिसऑन हो गया, ठीक है, ड्यू टू नॉन सफिशिएंट फंड और एनी अदर कॉस्ट, ठीक है। तो ये डिसऑन हो गया, तो अब इनका बैलेंस क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 15,000, ये अभी भी दिखा रहा है 10,000। सो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इसको रिकंसाइल करना पड़ेगा। टू रिकंसाइल दिस हमें इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 5,000 से, तभी आपका ये क्या होगा, दोबारा से आपके 10,000 पे पहुंचेंगे। सो व्हाट विल बी द इंपैक्ट, आप इसका इंपैक्ट क्या हुआ यहाँ पे, सो दिस इज द इंपैक्ट, ठीक है। सो इंक्रीज इन कैश बुक बैलेंस, हमारा मतलब ये जो चीज हुआ, सो अब इंक्रीज इन कैश बुक बैलेंस इसने ये बना करके रखा था इस तरीके से, ठीक है, इंक्रीज इन पासबुक बैलेंस, डिक्रीज इन पासबुक बैलेंस, तो यहाँ पे इफेक्ट क्या दिखा, सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, डिक्रीज इन पासबुक बैलेंस, तो पासबुक का बैलेंस जनरली क्या है, उतने से आपका कम दिखा रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो देखो क्या हो रहा है, ये दिखा रहा है 15,000, ये आपका 10,000 ही दिखा रहा है, डिक्रीज इन पासबुक बैलेंस, रीजन क्या था आपका, दिस चेक गॉट डिसऑनर्ड, ओके। चलो अगला, under the indirect method of depreciation which of the following accounting entries is passed, तो इन जैसे depreciation को अकाउंट करने के लिए we generally use two method, one is direct another one is indirect, ठीक है। so direct method के अंदर क्या होता है, depreciation to cash आपका, ठीक है, तो जो depreciation to asset आपका, so this is a case of direct method, ठीक है, ये आपका किसका है, direct method का है। और अगर हम लोग बात करें indirect method का, तो depreciation account to provisions for depreciation, so what will be your correct answer, depreciation account to provisions for depreciation account, so option B will be correct answer for this particular one। अब देखो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अभी तक नहीं भी पता था ना, तो आप इसको सिंपली याद रखिए, एग्जामिनेशंस के अंदर अगर आता है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। सो डायरेक्ट मेथड जनरल एंट्रीज आर सो डेप्रिसिएशन टू एसेट, और इनडायरेक्ट मेथड के केस में आपका depreciation to provisions for depreciation accounts, so option B जो कि आपका करेक्ट आंसर था इस केस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29
of Companies Act 2013, the financial statement of a banking company should be signed by the manager or principal officer of a banking company along with at least how many directors. तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? 3 आपका, ठीक है. So 3 directors. So option 1 will be correct answer for this one. ठीक है. अब ये अगेन मतलब जैसे इस सेक्शन के अंदर ये चीज स्पेशली मेंशन किया गया कि हाँ, अगर जो डायरेक्टर्स मतलब जैसे जो अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स होते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस इन बैलेंस शीट, ठीक है, तो उनमें जो सिग्नेचर्स आपके होंगे. सो इफ अब जैसे सपोज दैट देयर इज अ कंपनी या एक बैंकिंग कंपनी जहां पे 10 डायरेक्टर्स हैं, अगर इसमें सिर्फ 3 आपके रहते हैं तो तीनों को आपको करने होंगे, ठीक है. या अगर 2 हैं, सिर्फ उस बैंकिंग कंपनी के 2 ही डायरेक्टर हैं, तो आपके दोनों का सिग्नेचर होना जरूरी है. अगर उसके 10 डायरेक्टर्स हैं तो 10 में से एटलीस्ट 3 का आपका सिग्नेचर होना जरूरी है. सो दिस इज द केस आपका, ठीक है, सिंपल, जिसको आप समझ सकते हैं, राइट. चलो आगे बढ़ेंगे. तो जैसे यहां पे आपका लिखा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी शुड बी साइन बाय द मैनेजर प्रिंसिपल इन दिस along with at least 3 directors or by all director in case where we have number less than 3. okay, तो ये चीज ध्यान रखिएगा. The financial statement of foreign banking companies are signed by the manager or agent principal. okay, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. क्वेश्चन को देख के नहीं डरना है, आपको ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स वहां पे भी देखने के लिए मिलेंगे. कूल एंड काम होकर आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है. जितने बड़े क्वेश्चंस होंगे उतने आसान होंगे सॉल्व करने में, ठीक है. So, which of the following scenarios illustrate the concept of rebate on bill of exchange? ठीक है. So, bill of exchange आपका इसके ऊपर जो rebate. So, bill of exchange बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से. you'll definitely face 1 or 2 क्वेश्चन on this particular one, ठीक है. तो जहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच में आपका जो डिफरेंसेस हैं वो, ठीक है, पार्टीज, section या others, ठीक है. So it's a negotiable instrument which comes under section 5 of Negotiable Instrument Act 1881. okay, so bill of exchange, it is generally we can say it is generally drawn by the creditors, ठीक है. जो सेलर आपका होता है वो इसको क्या करता है, आपका इशू करता है, आई ऑर्डर टू पे यू, ठीक है, इस तरीके से ये बनता है. सो अब यहाँ पे जो रिवेट आपकी मिलती है ना, वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है. सो एक्स रिसीव अ बिल फ्रॉम हिज सप्लायर फ्रॉम a due date of 30 days. He decided to pay bill on 25th day and receive a 5% discount on total. It can be. Why receive a bill from his suppliers that due date, पहला अभी statement सही है, 30 days and he forget, तो ये forget हो गया. अगर मतलब ड्यू डेट से ज्यादा हो गया 10 दिन एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे तो आपको रिबेट नहीं मिलेगी. Z receive a bill from a supplier when a due date was 30th. He decided to pay bill exactly on 30th, तो यहाँ पे भी नहीं रिबेट मिलेगा. A receive a bill from his supplier with a due date of 30th. He pays the bill on 35th day. No, तो यहाँ पे भी आपका नहीं मिलेगा. तो पहला केस जो सिर्फ रिबेट का केस मिल रहा है. So X receive a bill फ्रॉम हिज सप्लायर, ड्यू डेट कौन सा था आपका, ड्यू डेट आपके 30 डेज थे, बट वो 25th में ही कर रहा है, तो एडवांस में पेमेंट कर रहा है, इसलिए उसको ये रिबेट आपका यहाँ पे ऑफर की जा रही है. सो ऑप्शन ए या ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, और ऐसे इनसे रिलेटेड जो केसेस को अगर थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे, ठीक है. तो वहां पे एक चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऐसे स्टेटमेंट्स को देख के ना बिल्कुल भी नहीं घबराना है, पढ़ना है. कई चीजें ऐसी होंगी जिनके कॉन्सेप्ट में भी आपने ना पढ़े हो, बट अगर आप उनको थोड़ा बहुत देखोगे ना तो आप आंसर कर पाओगे, ठीक है. चलो, एबीसी कॉर्पोरेशन अ मल्टीनेशनल कंपनी एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट to purchase 10,000 unit of raw material from foreign supplier in 6 months. The agreed upon forward exchange rate $1.20 per unit. The spot exchange rate at that particular time was this, ठीक है. तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में आपका ये एंटर करे हैं, और फॉरवर्ड मतलब जो फ्यूचर का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे ये लोग कितने पे एंटर करे हैं आपका 1.20 पर यूनिट पे, ठीक है. और करंट मार्केट प्राइस अभी कम है, ऑब्वियसली कम होंगे आपका, ठीक है. दिस इज फाइन, ओके. आफ्टर 6 months द स्पॉट एक्सचेंज रेट इंक्रीज टू 1.25 पर यूनिट. अब 6 महीने बाद जब एक्चुअली ये डील आपका जो बायर और सेलर की ऑब्लिगेशंस थी वो आपका फुलफिल हुई, तो उस दिन 6 महीने के बाद प्राइस क्या चला था 1.25 पर यूनिट, ठीक है. अब क्वेश्चन पढ़ो,
What is the impact of forward contract on ABC Corporation? तो ये जो forward contract आपका हुआ है, इसका ABC Corporation को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? तो जाहिर है उसको क्या हुआ है, फायदा हुआ है, ठीक है। उसने कॉन्ट्रैक्ट कितने में किया था, 1.20 में, और अभी प्राइसेस क्या है, 25 आपका, ठीक है। तो उसको यहाँ पे सीधा सीधा 5 पैसे का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो एबीसी कॉर्पोरेशन गेन फ्रॉम द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। तो ये क्वेश्चन जिनको आप लोग केसेस बोलते हो, आप इनको कुछ भी बोलो, केस बोलो या फिर उनसे रिलेट करते और चीजें, ठीक है। आपको डराने के लिए भी कई बार ऐसी चीजें बोली जाती है, कई बार हम भी ऐसा करते हैं जिससे आप थोड़ा सा सीरियसनेस लें, ठीक है। सो बट जो कॉन्सेप्ट, दीज ऑल आर कॉन्सेप्ट ड्रिवन, अगर आप उन कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, तो आप अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। Akansa Limited was formed with rupees 7 lakh as authorized share capital, divided into 7,000 shares of 100 each. बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे देखने के लिए मिलेगा शेयर कैपिटल के ऊपर, ठीक है। मैं आपको पूरा इसका जर्नी भी दिखाने वाला हूँ। दी कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जैसे कोई पब्लिक इशू आता है, सो वी हैव 3 phases: प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन, रिसीविंग एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस जहां पे पूरा जानकारी रहता है कंपनी के बारे में, रजिस्टर, क्या उसका पर्पस है उस फंड को रेज करने का एंड ऑल, कब आईपीओ ओपन होगा, क्लोज होगा, सब चीज, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस। सो फॉर 6,000 shares at 100 rupees, each payable as 40 rupees on the application, 15 rupees on the allotment, 20 rupees on first call and 25 rupees on second and final call. तो इन्होंने पूरा allotments आपका दिया है। एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर 5,000 शेयर्स, तो 6,000 शेयर्स इन्होंने इशू किए थे, बट दे गॉट एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट will be debited on a receipt of first call amount? Okay, so first call amount आपका यहाँ पे पूछा गया है, तो capital to this, तो ओके, सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, आपका बैंक अकाउंट। सो फर्स्ट ये क्या है आपका, सो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड ऑन दी रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल अमाउंट, जब पहला कॉल अमाउंट आपका मिलेगा, सो क्या होगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये पूरा जर्नी जो चलेगा ना कुछ इस तरीके से आपका, ठीक है। सो जैसे शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, बैंक टू दिस, डेबिट हमें पूछा गया था, फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, आपका शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल, देन फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव, ये हमारा क्वेश्चन था जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन बना था, ठीक है। सो दिस इज बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सॉरी, सेकंड कॉल, देन दिस, एंड सेकंड कॉल अमाउंट रिसीव, देन दिस दिस दिस। तो ये आपका जैसे शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, सो इस तरीके से पूरी जो एंट्रीज आपके सामने दी हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप पॉज कीजिए, देखिए, समझिए, कोई दिक्कत आता है तो कमेंट्स के अंदर लिख के जरूर बताएं, सो जिससे आपके प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर पाए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। जॉन, अ मार्केट पार्टिसिपेंट्स नोटिस अ प्राइस डिफरेंस बिटवीन टू डीलर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डीलर ए कोटिंग rate of 75 rupees per dollar, dealer B is quoting 75.10 per dollar. Okay, John decided to take advantage of this situation and engage in transactions where he buys dollar from this to A to B. They buy dollars from A and sell it to B. ठीक है, तो आप देखो इसने क्या किया, he buys dollar from डीलर ए एंड सेल इट टू डीलर बी। ओके, तो इसने बेसिक आपका जो डिफरेंसेस, देखो देखो क्या हो रहा है, मतलब दिस सिचुएशन, ये जो स्ट्रेटेजीज की है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड आर्बिट्राज। आर्बिट्राज इज सिंपली डिफाइंड एज बाइंग इन वन मार्केट एंड सेलिंग इन अनदर मार्केट। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, शिमला से आपने सेब खरीदे 50 रुपए किलो, दिल्ली में बेच दिए 100 रुपए किलो, 50 रुपए का जो है वो आपका प्रॉफिट है। सेम चीज यहाँ पे हुई, 75 रुपीज में उसने खरीदा और 75 में आपका सेम टाइम में बेच दिया, सो 0.10 मतलब 10 पैसे का उसने प्रॉफिट आपका इंस्टेंट यहाँ पे अर्न कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड आर्बिट्राज। स्पेक्यूलेशन इज काइंड ऑफ गैम्बलिंग, इज आईपीओ पार्टिसिपेशन इज काइंड ऑफ स्पेक्यूलेशन। लॉन्ग पोजीशन जैसे आपके इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट पोजीशन मतलब बाय पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन इज बाय पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन इज सेल पोजीशन, ये ऑप्शंस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, a company manufacture sorry
A manufacturing company produce a single product X, using a single production process. The following information is available about company this. So total cost this पहले क्वेश्चन पे आते हैं. So which of the following method of costing will be appropriate in this particular case? ठीक है, तो ये डेटा का हमें जरूरत नहीं है. ये एक्चुअली क्या था, एक केस था पूरा, उस केस में से मैंने एक क्वेश्चन आपको पिक किया. ठीक है, अब इस पे वो हो सकता है आपको पूछ सकते थे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, या ब्रेक इवन सेल्स नंबर क्या होगा, या फिर आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन क्या है, कंट्रीब्यूशन कितना है, मार्जिन कितना है. ऐसे बहुत सारे सवाल इसके ऊपर जो बन सकते थे, जो मैंने आपको पहले भी कराए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे उसने आपको पूछा कि कौन सा कॉस्टिंग मेथड इस कंपनी एबीसी जो भी आपका है इसके लिए सबसे अच्छी रहेगी. तो देखो ये सिंगल प्रोडक्ट सिंगल प्रोसेस है, तो क्या होगा, यूनिट कॉस्टिंग विल बी द बेस्ट सुटेबल. ओके, सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. तो इसको ध्यान, जैसे मेडिकल कंपनीज आपकी होती हैं वो बैच कॉस्टिंग में रहती हैं, जैसे रिफाइनरीज आपकी होती हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में रहती है. तो ऐसे डिफरेंट एरियाज आपका. ठीक है, नेक्स्ट वन गाइस. The Board of Financial Supervision (BFS) was established in November 1994 as a committee of the Central Board of Directors. It proposed to conduct comprehensive supervision on banking and financial sector. Which of the following statement is correct? तो BFS आपका RBI के द्वारा, और RBI गवर्नर जो है वही इसके क्या होते हैं, हेड होते हैं इस पर्टिकुलर बोर्ड के. ठीक है, अब क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या पूछा गया कि स्टेटमेंट अबाउट मीटिंग्स, मीटिंग के ऊपर ये स्टेटमेंट है. तो इसका जो मीटिंग है ना वो कंपलसरी है वंस इन अ मंथ. ठीक है, एक महीने में एक बार मीटिंग होना. सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट वन गाइस, next one. So Mr. X, a business owner, receive a bill of exchange from his supplier Mr. Y. मतलब क्या है आपका, Mr. X is buyer and Mr. Y is seller. ये कौन है आपका, सेलर है. ठीक है, सो इसने इशू किया है. सो ये ध्यान रखें छोटी चीजें. ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर इज द मेकर. ठीक है, जो उसके द्वारा उसको इश्यू किया जाता है, आई ऑर्डर टू पे यू दिस सम ऑफ मनी इन दिस पर्टिकुलर फ्यूचर डेट. ठीक है, सो यहाँ पे इसको मिला है इसके द्वारा. फॉर गुड परचेज द बिल हैज अ ड्यू डेट ऑफ 60 डेज. मिस्टर एक्स नीड इमीडिएट फंड्स. ठीक है, एक्स को आपका इमीडिएट फंड्स आपका कर रहा है. ओके, हमने थोड़ा गलत किया, रिसीव आपका है ना, मिस्टर एक्स रिसीव, सो ही इज अ सेलर, सॉरी. सो सेलर और बायर उल्टा आपका हुआ है. ठीक है, so Mr. X need immediate funds and decide to transfer the ownership of bill to Mr. Z. अब इसने इस बिल को क्या कर दिया, मतलब X को रिसीव होना था उसको, बट ये पैसा उसको रिसीव होगा आफ्टर 60 डेज, बट उसको इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट है. तो उसने उसको क्या कर दिया, आपका एंडोर्स कर दिया किसी तीसरे पार्टी को, दैट इज मिस्टर जी. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड. सो ये क्या हो गया, एंडोर्समेंट ऑफ बिल. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना एंडोर्स. ठीक है, सो एंडोर्समेंट ऑफ बिल, तो उसने उस बिल के जो बेनिफिट्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए किसको, जी को, एंड जी विल मेक पेमेंट. वो उनका जो भी आपका जितने भी डिस्काउंट पर उसने उसको एंडोर्समेंट किया है उतना अमाउंट वो उसको इमीडिएटली पे कर देगा. ठीक है, नेक्स्ट वन. एबीसी कॉर्पोरेशन, अगेन घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे प्यार से पढ़िए, समझिए, आंसर करिए. सो एबीसी कॉर्पोरेशन इज अ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. टू फंड इट्स एक्सपेंशन प्लान, the company decide to issue series of putable bonds to raise capital from the market. The bond include a put option that allow bondholder to sell the bonds back to the before the maturity. अब देखो क्या होता है, this question is generally based on optionality of bonds. ठीक है, so we have जैसे options क्या होते हैं आपके यहाँ पे, in case of bonds, so optionality of bond is call option and put option. Okay, so callable bonds और putable bonds. Callable bonds give right to issuer. ये पता होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत बार क्वेश्चन बनता है. Putable bond give right to investor, जो भी उसमें आपका इन्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, उसको. ठीक है, राइट क्या है कॉलेबल बॉन्ड्स के अंदर, सपोज दैट देयर इज अ बॉन्ड फॉर 15 ईयर्स. ठीक है, कॉलेबल बॉन्ड्स में जो कंपनी, जो इशुइंग कंपनी है उसके पास ये राइट है. So they can buy back it. Okay, so they can, okay, just a minute, they can buy back it before the maturity. ठीक है, so यहाँ पे, और अगर ये होता है सपोज दैट इस केस में, इफ दिस बॉन्ड टाइप इज पुटेबल बॉन्ड जैसे हमारा है. ठीक है, so this right belongs to investors. So इन्वेस्टर एक्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो अगर वो चाहे तो कल के डेट में सपोज दैट 15 ईयर का बॉन्ड का मेच्योरिटी है,
अगर आफ्टर 5 years ही नीड फंड, सो ही कैन रिडीम दैट पर्टिकुलर वन, वो उसको क्या कर सकता है, सेल आउट कर सकता है एंड उस बॉन्ड के कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकता है, ठीक है। एबीसी कॉर्पोरेशन इशू पुटेबल बॉन्ड्स, सो पुटेबल बॉन्ड्स मतलब ये उन्होंने इशू किए विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 10 years. The bond include or put options that allow bondholder to sell the bond back to the company at the end. तो ये स्टोरी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया. What is the primary benefit of including put option in the bond? तो अब इसका बेनिफिट क्या है? It allow ABC Corporation to raise capital quickly or easily. It provide bondholder with the ability to exit investment before maturity. इट गारंटी ऑफ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, तो ये आपका सही है अभी तक, ठीक है। नो, इट इंश्योर दैट द मार्केट वैल्यू नो, ठीक है। सो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन 2, दैट मींस यही हमारा जो हमने बात किया, ठीक है। सो जो इसका फीचर है, अगर आपने ये चीज ध्यान से सुन ली होगी ना, तो आप इस क्वेश्चन का या ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर्स को हमेशा करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ऑप्शनेबिलिटी ऑफ बॉन्ड्स, optionality of bonds callable which give right to the issuer of the bond, and putable bonds so that give right to the investors, ठीक है, जो उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर भी मैंने मेंशन किए हैं, आई प्रॉमिस की 75, तो 75 आपको मिलेंगे, भले हम लोग उसको 2 पार्ट में ब्रेक करके 3 पार्ट में ब्रेक करके करें, तो आप उतना कंज्यूम करते जाइए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जामिनेशन में मदद करेंगे। सो कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं अपने आंसर्स को, और कैसा आपको लगा सेशन ये भी जरूर एक्सप्रेस कीजिएगा। सो द यील्ड टू मैच्योरिटी YTM which is expressed as an annual percentage is an important concept in investment decision making, especially in bond, basically fixed income securities या bond market में. It represents the total return anticipated by an investors if they hold the bond until their maturity or reinvest all the coupons. So now the question, an investor should buy this bond so when YTM is greater than required rate. Okay, so option 1 will be correct answer for this one, ठीक है। तो क्या हो रहा है, when YTM is greater than the required rate. Okay, चलो next one, which of the following best describe semi variable cost? So cost आपका फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा टाइप सेमी वेरिएबल। सो जहां पे दोनों ही एलिमेंट्स आपके रहेंगे, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल। ओके, सो कॉस्ट दैट इनकर्ड ओनली व्हेन प्रोडक्शन नो, cost that vary proportionally no, cost that remain constant no, cost that have both fixed and variable components. So option D will be correct answer for this particular question. समझ में आया? So fixed cost क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स। वेरिएबल कॉस्ट आपका जैसे सपोज दैट कोई भी चीज, जैसे हम लोग ये मार्कर बना रहे हैं तो इसका प्लास्टिक एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। और सेमी वेरिएबल्स, फिक्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट वन, सपोज अ बैंकिंग कंपनी हैज ऑब्टेन बोरोविंग फ्रॉम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD. It will be shown as dash under the borrowing in India. So banks they can borrow from India or from overseas. इंडिया से जो बोरोविंग्स होती है तो उसमें आपका बोरोविंग फ्रॉम RBI, अदर बैंक एंड अदर financial institutions. Okay, so this is generally part of borrowing from other institutions and sources. So जैसे NABARD, EXIM, ये जो डेवलपमेंट बैंक्स है ना, इनसे जो बोरोविंग होती है, ठीक है। सो 3 सोर्सेज, RBI, अदर बैंक, इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसीज, और ये आपका बोरोविंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जो वो जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक या अदर्स कोई आपका अदर इंस्टीट्यूशन से जो कि हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, what does an unfavorable bank balance denote? So unfavorable ये केस किसका है आपका? Basically this case is belong to, क्या बोलते हैं हम इसको, लेजर। लेजर के बाद बनता है आपका ट्रायल बैलेंस। ओके, सो ट्रायल बैलेंस अगर हम लोग बात करें वहां पे, ठीक है। सो अनफेवरेबल बैलेंस आपका क्या होगा? अनफेवरेबल बैलेंस इन बैंक आपको पूछा गया, ठीक है। सो क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक नो, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक अनफेयर नो, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन 3, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की बात करें ना, जैसे कैश बुक और पासबुक, ठीक है, इन दोनों का डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज। सो फेवरेबल बैलेंस इज डेबिट बैलेंस इन केस ऑफ कैश बुक, एंड
दूसरा हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, तो उल्टा आपका, ठीक है। पासबुक में क्या होता है नॉर्मल, योर फेवरेबल बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस एंड अनफेवरेबल बैलेंस इज डेबिट बैलेंस। यूजुअली क्या होता है, जब जैसे होता है ना हमारा अकाउंट में पैसा जाता है तो अकाउंट क्रेडिट होता है, अगर निकलता है तो डेबिट होता है। बट कैश बुक हम लोग उसके जस्ट अपोजिट मेंटेन करते हैं, फेवरेबल बैलेंस इज डेबिट बैलेंस एंड अनफेवरेबल इज योर क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये बेसिक रूल्स जब हमने पासबुक के ऊपर पूरा, या जब हमने ट्रायल बैलेंस को डिटेल में डिस्कस किया था, टाइप्स एंड ऑल जहां पे डिस्कस किए थे, सॉरी बीआरएस को आपका, तो वहां पे हम लोगों ने इस चीज को आपका डिस्कस किया था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर गिवन सिनेरियो। सैलरीज पेड 50,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड 30,000। ओके चलो ठीक है, तो पेड अब यहाँ पे चेक क्या वो नहीं दिया तो हम लोग कैश इसको एज्यूम करेंगे 30,000, देखो तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, ओके, सैलरी अकाउंट डेबिटेड बाय कितना 50,000, एंड दूसरा आपका क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स डेबिटेड कितना 30,000 टू कैश अकाउंट, ठीक है, तो टू कैश कितना 80,000। तो ये इसकी जो कि आपका एंट्री होगी, ठीक है। सो नाउ यू कैन सर्च क्या होगा, डेबिट सैलरीज क्रेडिट नो, डेबिट कैश नो, डेबिट सैलरीज एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस टू क्रेडिट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, सो सैलरी अकाउंट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट। सो इस तरीके से आपकी एंट्री बनेगी। अब ये जो क्वेश्चन है ना जर्नल एंट्रीज के ऊपर आपका ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, उनके गोल्डन रूल्स जिनको आप अच्छे से समझिए, और दूसरा ट्रायल बैलेंस से आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज, ठीक है, वो बहुत बार आपको 2-3 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे कि विच अकाउंट विल गेट डेबिटेड, विच अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड। तो ऐसे जो एरियाज है ना उनको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। चलो सो आई शेयर दिस सेशंस पीडीएफ इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, या आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई और भी समस्या वो भी शेयर कर सकते हैं वहाँ पे, सो हम लोग उस पर एक्टिव रहते हैं, तो आपकी जो क्वेरीज है उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जिससे कि आप आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर, मतलब हमारा एक ही एजेंडा है कि आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर आप अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें, जब आप जाएं तो कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, ठीक है। सो अभी जैसे रेगुलर बेसिस पे नंबर ऑफ क्लासेस हो रही है, क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे देखिए। अभी जैसे इंडियन इकोनॉमी पे सभी लोग फोकस हैं, तो नेक्स्ट वीक क्या होगा, आपके 2 पेपर होंगे, पीपीबी और एएफएम, तो आपको 50-50% आपका टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, या जो अभी तक आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, तो इस तरीके से प्रैक्टिस। तो उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टॉप 75 थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज मैं आपके लिए करा रहा हूँ, तो जिसमें से 25 मैंने आज कराए हैं। अगले सेशन के अंदर हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे टिल 50 या टिल 75। तो इस तरीके से हम लोग मैं आपको अगले 2 या 3 सेशन में ये पूरा कंटेंट आपका दूंगा जो आने वाले एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले, ठीक है। चलो सो कैसा लगा सेशन, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। अगर आपका कोई और भी क्वेरी है, कोई और ऐसा कंसर्न है जहां पे आप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड सेशंस भी हम लोग जरूर करेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, थैंक यू।